नमस्कार। आज हम लोग विजयनगर एम्पायर को स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। विजयनगर की कहानी 14वीं सेंचुरी से शुरू होती है। भारत का दक्षिण भाग उस वक्त एक अजीब सी हलचल से गुजर रहा था। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सुल्तानत का जोर बढ़ रहा था। पहले अलाउद्दीन खलजी के कैंपेन्स, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने डेक्कन और साउथ वाले इलाके पर बार बार हमले किए। इस दौरान जो पुरानी हिंदू राज्य थे, काकतीय, यादवा, होयसला, धीरे धीरे टूटने लगे। लोगों के मन में डर भी था और कन्फ्यूजन भी कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी संस्कृति का क्या होगा। इसी बैकग्राउंड में दो भाई उठते हैं, हरिहर और बुक्का। ये पहले होयसला किंगडम के अधिकारी थे। कुछ कथाएं कहती हैं कि इन्हें दिल्ली सुल्तानत ने पकड़ लिया, ले गए, फिर कन्वर्ट किया, फिर ये वापस साउथ आए। यहाँ श्रृंगेरी के विद्यारण्य जैसे एक बड़े सेंट ने इनको गाइड किया। उनको एक बड़ा लक्ष्य दिया, सिर्फ एक राज्य मत बनाओ, एक ऐसा साम्राज्य बनाओ जो दक्षिण भारत की पहचान, उसकी आस्था और उसकी समृद्धि को एक साथ जोड़ के रखे। 1336 सीई को तुंगाभद्रा नदी के किनारे पत्थर और पहाड़ों के बीच इन्होंने एक नई राजधानी बनाई, विजयनगर। नाम ही बताता है विजय का नगर, जीत का शहर। शुरू के कुछ दशकों में विजय के बीज बो दिए गए। हरिहर ने आसपास के छोटे राज्यों को जोड़ना शुरू किया। बुक्का ने तेलुगु और तमिल रीजन्स तक अपना प्रभाव बढ़ाया। धीरे धीरे विजयनगर एक छोटा फोर्ट से बदलकर एक बड़े एम्पायर का सेंटर बन गया। फिर आता है एक नाम, देवराया II। इस समय तक विजयनगर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर के किनारे भी अपनी छाप छोड़ चुका था। आंध्रा का कोस्टल एरिया उसके पास था, जहां से पोर्ट्स के थ्रू अरब्स, पर्शियंस और यूरोपियन से ट्रेड होता था। देवराया II को समझ आ गया था कि अगर एम्पायर को स्ट्रांग बनाना है तो सिर्फ भक्ति और भावना नहीं चलेगी, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी चाहिए। इसीलिए उसने अपनी आर्मी में मुस्लिम आर्चर्स को भी जगह दी, आर्टिलरी को इंट्रोड्यूस किया। याद रखो, विजयनगर हिंदू किंगडम जरूर था, लेकिन सोच रिजिड नहीं थी। सर्वाइवल और स्ट्रेंथ उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। समय आगे बढ़ता है, डायनेस्टीज बदलती हैं, संगमा से सुलुवा, सुलुवा से टुलुवा। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चमकता है वो है टुलुवा डायनेस्टी का युग पुरुष कृष्णदेवराया। 1509 सीई का टाइम सोचो। विजयनगर अपने पीक पर खड़ा है। तुंगाभद्रा के किनारे नगर चमक रहा है। बड़े बड़े बाजार, उनके दोनों तरफ लंबे लंबे मंडप, जहां जूलर्स, हॉर्स ट्रेडर्स, क्लॉथ मर्चेंट्स बैठते हैं। ऊपर पहाड़ पर फोर्ट्स, नीचे नदी में बोट, बीच में एक जिंदा धड़कता हुआ शहर। इसी समय विजयनगर का राया है कृष्णदेवराया। ट्रैवलर्स लिखते हैं कि वो एक मजबूत शरीर वाला, डिसिप्लिन पसंद, जल्दी उठने वाला, आर्मी के बीच चलने वाला किंग था। उसको लोग आंध्रा भोज कहते थे क्योंकि वो कला और साहित्य का बड़ा पेट्रन था, और कर्नाटका सिम्हा क्योंकि जंग के मैदान में शेर की तरह लड़ता था। कृष्णदेवराया को 3 चीजें सबसे ज्यादा टेंशन देती थीं। नॉर्थ ईस्ट में गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा, नॉर्थ वेस्ट में बहमनी सुल्तानत के बचे कुचे टुकड़े, बीजापुर, गोलकोंडा वगैरह, और बीच में रायचूर दुआब नाम का फर्टाइल और स्ट्रेटेजिक इलाका। वो एक एक करके सबसे निपटा। उड़ीसा के गजपति को हराया, कलिंग तक अपना प्रभाव पहुंचाया। फिर डेक्कन के सुल्तानत से टक्कर ली, रायचूर दोआब को अपने कब्जे में रखा। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे, ये प्रेस्टीज, पावर और पैसे के सेंटर्स थे। लेकिन कृष्णदेवराया सिर्फ तलवार वाला राजा नहीं था। उसने एक ग्रंथ लिखवाया, अमुक्तमल्यदा, तेलुगु में। उसमें वो एक आइडियल किंग के बारे में लिखवाता है कि राजा को किस तरह से किसान का ध्यान रखना चाहिए, टैक्सेशन को कैसे न्यायपूर्ण रखना चाहिए, अनाज का स्टॉक कैसे सिक्योर रखना चाहिए। उसके लिए किसान सिर्फ रेवेन्यू का सोर्स नहीं था, बल्कि राज्य की रीढ़ की हड्डी था। इरिगेशन टैंक्स बनते, कनाल्स खुदवाए जाते, नए खेतों को पानी मिलता। इससे सिर्फ अनाज ही नहीं, कॉटन, शुगरकेन, पल्सेस सब उगते, जिनसे बाजार में चहल पहल रहती। विजयनगर की इकोनॉमी सिर्फ खेतों पे नहीं टिकी थी। सोचो, सी कोस्ट के पोर्ट्स, होन्नावर, भटकल, मैंगलोर, मसूलीपट्टनम, इन सब से फॉरेन शिप्स आ रहे हैं। इन शिप्स पे अरब ट्रेडर्स हैं, पर्शियन मर्चेंट्स हैं, पोर्टुगीज भी आने लगे। इन सब के लिए विजयनगर एक बड़ा कस्टमर था।
क्यों? क्योंकि उससे एक चीज़ बहुत चाहिए होती थी, हॉर्सेस। साउथ इंडिया में अच्छे वॉर हॉर्सेस नेचुरली नहीं होते थे, इसलिए एम्पायर को अपनी कैवलरी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गल्फ और सेंट्रल एशिया से हॉर्सेस इंपोर्ट करने पड़ते थे। इस ट्रेड से पोर्ट्स रिच हुए, मर्चेंट्स पावरफुल हुए और कैपिटल में बाजार सदा खिले रहे। कॉइन्स भी खूब चलते थे। गोल्ड वराहा पगोड़ा सबसे फेमस। इन कॉइन्स पर अक्सर वैष्णव सिंबल्स जैसे गरुड़ा, हनुमान या राजा के चिन्ह बने होते। अब सोचें सोसाइटी की तरफ। विजयनगर का समाज एक टिपिकल साउथ इंडियन समाज जैसा था। वर्ण और जाति के लेयर्स, ब्राह्मण्स का उच्च स्थान, टेम्पल्स का सेंट्रल रोल। टेम्पल्स यहाँ सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे। लैंड ग्रांट्स उनके नाम पर होते, उनके पास धन दौलत, अनाज, ज्वेलरी स्टोर होती, उनके आसपास बाजार और बस्तियां बनती। यहीं से फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस, भक्ति सब फैलते। इस समय भक्ति मूवमेंट का एक सुंदर रूप दिखता है, हरिदासा मूवमेंट। सेंट्स जैसे पुरंदरा दासा और कनका दासा सिंपल भाषा में भजन गाते। ये लोग एक तरफ भक्ति का रास्ता खोलते, दूसरी तरफ समाज के कुछ गलत प्रथाओं को भी क्वेश्चन करते, जैसे जाति पर अधिक जोर, इनइक्वालिटी। पुरंदरा दासा को आज कर्नाटिक म्यूजिक का फादर माना जाता है। जो क्लासिकल म्यूजिक आज भी साउथ इंडिया में सुनी जाती है, उसकी बुनियाद उतने दिनों में मजबूत हो रही थी। अब आओ आर्किटेक्चर की तरफ, जहां हम्पी अपने पूरे रूप में सामने आता है। सोचो, तुम तुंगभद्रा के किनारे चल रहे हो, दूर से एक बड़ा सा गोपुरम दिखता है। ये है विरूपाक्षा टेम्पल। ऊपर से डेकोरेटेड टावर, नीचे मंडपा, बीच में डिवोटीज का आना जाना। ये टेम्पल विजयनगर के पहले फेज से भी पुराना है, लेकिन एम्पायर के टाइम में इसको एनलार्ज किया गया, सुंदर बनाया गया। थोड़ा आगे चलो, तुम एक और कॉम्प्लेक्स देखते हो, विठला टेम्पल। ये तो जैसे आर्किटेक्चर की सिग्नेचर ट्यून है। आंगन में एक स्टोन चैरियट, लगता है जैसे चल पड़ेगा। सबसे फेमस चीज म्यूजिकल पिलर्स। जब उनको लाइटली स्ट्राइक करो, अलग अलग सुर निकलते। इमेजिन करो, उस दौर में लोग इस हॉल में बैठ के भजन्स गा रहे होंगे और पिलर्स खुद इंस्ट्रूमेंट जैसा बिहेव कर रहे होंगे। फिर है हजारा रामा टेम्पल, जिसके आउटर वॉल्स रामायण की सीन से भरे हुए हैं, जैसे एक स्टोन कॉमिक स्ट्रिप जहां राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, युद्ध, वनवास सब फ्रेम बाय फ्रेम कार्व किया गया है। रॉयल एनक्लोजर में तुम्हें लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, सीक्रेट चेंबर्स, स्टेप वेल्स मिलते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, कुछ स्ट्रक्चर्स में इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस, आर्चेस, डोम लाइक शेप्स, ये बताते हैं कि विजयनगरा का साम्राज्य भी एक कल्चरल मिक्स था, सिर्फ एक धर्म का कंपार्टमेंट नहीं था। हमें ये सब इतनी डिटेल से कैसे पता है? इसका जवाब आता है फॉरेन ट्रैवलर्स से। इटालियन ट्रैवलर निकोलो डे कॉन्टी, पर्शियन एनवॉय अब्दुल रज़ाक, पोर्चुगीज मर्चेंट्स डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनेज, इन सब ने अपनी नोटबुक्स में विजयनगर का वर्णन लिखा। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि विजयनगर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक लगता था। पायस बाजार का डिस्क्रिप्शन देता है, घोड़ों की मंडी, डायमंड ट्रेड, कपड़े, खाने पीने का सामान। नूनेज पॉलिटिकल स्टोरीज बताता है, किंग्स के उत्तराधिकार, कोर्ट के इंट्रीग्स। इन लोगों के थ्रू हमें पता चलता है कि विजयनगरा सिर्फ टेक्स्ट बुक का नाम नहीं, बल्कि एक जिंदा सिविलाइजेशनल सेंटर था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक ट्रैजिक टर्न आता है। 1565 डेक्कन के सुल्तानेट्स, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर, जो कभी आपस में लड़ते रहते थे, इस बार एक कॉमन एनिमी के खिलाफ मिल गए, विजयनगर। तालीकोटा के नियर एक भयानक युद्ध हुआ। विजयनगर की तरफ से कमांड में था अलिया रामा राया। शुरू में लगता था विजयनगर जीत जाएगा, लेकिन कुछ जनरल्स ने साइड बदल ली, बिट्रेयल हुआ और पूरा पलड़ा उलट गया। ये बैटल ऑफ तालीकोटा सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, ये एक विनाश था। जीते हुए सुल्तानत्स की आर्मी ने विजयनगर सिटी में घुसकर दिनों तक लूट, तोड़फोड़, आगजनी की। टेम्पल, पैलेस, बाजार सब बर्बाद। लोग भाग गए, कुछ मारे गए, कुछ छुप गए। एक समय का विजय का नगर इतिहास में वीरान पत्थरों का शहर बन गया। राजवंश तो बचा। अराविदु डायनेस्टी ने पेनुकोंडा, चंद्रगिरी से थोड़ा बहुत रूल कंटिन्यू किया, लेकिन वो पहले जैसा एम्पायर नहीं रहा। नायकास जो कभी एम्पायर के पिलर्स थे, अब अपने अपने नायका स्टेट्स मदुराई, तंजौर, जिंजी बनाकर इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आज तुम हम्पी जाते हो, उन टूट चुके मंदिरों, अधूरे गोपुरम, एम्प्टी बाजार स्ट्रीट्स को देखते हो,
तो लगता है जैसे पत्थर तुमसे कह रहे हैं कि कभी यहाँ घोड़े दौड़े थे, मंडप में वीणा बजी थी, बाजार में हीरे मोतियों का व्यापार होता था और रात को तुंगाभद्रा के किनारे दीपक जलते थे। विजयनगर शायद राजनीति में हार गया हो, लेकिन उसका कल्चरल इम्प्रिंट आज भी साउथ इंडियन म्यूजिक, टेम्पल्स, भक्ति गीत और हम्पी के खामोश अवशेषों में जिंदा है। और इसीलिए यूपीएससी के लिए नहीं, भारत की कहानी समझने के लिए भी विजयनगर एम्पायर को याद रखना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ फिर से। और हाँ, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।